अच्छा जी, आप सबको अपडेट दे दूं, आखिरी है ये सफ़र का। तो मतलब पाकिस्तान से कराची के सफ़र का आखिरी अपडेट है। अमेरिका पहुंच गया मैं। कैलिफोर्निया में हूँ मैं, सदर्न कैलिफोर्निया में इस वक्त। और रल गई रहा है आपको मेरे हालात से कि ड्राइव कर रहा हूँ मैं और जा रहा हूँ नॉर्दर्न कैलिफोर्निया की तरफ। अंधेरा हो जाएगा ज़रा सा, तो जा रहा हूँ नॉर्दर्न कैलिफोर्निया की तरफ, जहाँ पर के अभी तकरीबन 6-6.5 घंटे की ड्राइव है। अभी सुबह निकला हूँ मैं यहाँ से और पहुँचना है, क्योंकि असल में आज जो है वो रात को वहीं रुकना है। वहाँ पे जाके जिम है मेरा, उसको ज़रा देखना भालना है कि क्या हालात रहे क्या नहीं रहे, किस तरह की जिम की इन्वायरमेंट है, क्योंकि किसी और पे छोड़ के गया था मैं। तो 14 महीने के बाद मैं पहली दफ़ा उस जिम की इन्वायरमेंट देखूँगा कि कितना ख़राब हालत या अच्छी हालत हो गई है। चलें, वो तो अलग बात है, लेकिन बता दूँ सफ़र कि जैसे आपको पता चला होगा कि मैं चला था कराची से बहरीन के लिए गल्फ़ एयरलाइन से। तो बहरीन तक का सफ़र से 3 घंटे का था और वहाँ पे तकरीबन 3-3.5 घंटे बहरीन एयरपोर्ट पे। कोई ऐसा ख़ास बात नहीं थी, अच्छा साफ सुथरा दिखा चुका हूँ मैं आपको। वहाँ से उड़ा तो फिर मैं 6-6.5 घंटे का सफ़र था लंदन का। लंदन पे हीथ्रो एयरपोर्ट पे उतरा था मैं। हीथ्रो एयरपोर्ट का भी थोड़ा सा दिखा चुका हूँ। बहुत ज़्यादा मतलब वेस्टर्न एयरपोर्ट है, लेकिन बहुत ही पुराने ज़माने का बना हुआ है, तो इसलिए कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन ये कि बहरहाल तो वो भी हो गया, आपको दिखा चुका मैं। और उसके बाद वहाँ से तकरीबन 5 घंटे का स्टे था हीथ्रो एयरपोर्ट पे। वहाँ से जब उड़ा हूँ मैं तो फिर मैं पहुँचा हूँ जनाब आपके लॉस एंजलिस। लेकिन लॉस एंजलिस की फ़्लाइट जो थी वो सबसे लंबी थी। टेक्निकली तो वो 11.25 घंटे की थी, लेकिन ये किसी तरह से वो जहाज़ तेज़ उड़ाया है कि जो कुछ भी हुआ 10.25 घंटे में उसने लॉस एंजलिस पहुँचा दिया। सफ़र अच्छा नहीं था, लेकिन बहरहाल वो तो अपने मसाइल हैं। ये अमेरिकन एयरलाइन है, फिर वाली बात है कि अमेरिकन एयरलाइन अमेरिका की है, लेकिन अच्छे जहाज़ नहीं होते इसके, और सीटें वगैरह भी बहुत अच्छी नहीं होती। लेकिन ये कि मेरी जो वो होती है, अगर जो लोग सफ़र कर चुके हैं जहाज़ में, जो फूड ट्रे होती है वो टूटी हुई थी। उसको मैंने बताया कि नहीं सॉरी, अब तो कुछ नहीं हो सकता, मैंने रिपोर्ट लिख ली है, अगले जब दोबारा कहीं उतरेंगे तो फिर मेंटेनेंस वाले को बुलाएंगे तो सही करेंगे। मैंने कहा जब तक तुम बुलाओगे सही करोगी, और उतरने के बाद जब तक मैं निकल चुका हूँ खुद भी अपने एयरपोर्ट से। बहरहाल वो टूटी हुई ट्रे के साथ सफ़र अच्छा नहीं रहा, तो उस पर कुछ खाना वाना भी बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस और पानी वगैरह भी। एनीवे, तो वो बता रहा हूँ कि अमेरिकन एयरलाइन थी, लेकिन ये कि बस पुराने जहाज़ है उसके, और उससे ज़्यादा अच्छी जो है ना वो ये टर्किश एयरलाइन वगैरह और एमरेट है या ये कि दूसरी एयरलाइन ज़्यादा अच्छी, लेकिन मजबूरी थी और कोई ऑप्शन नहीं थी। तो बता चुका मैं आपको उसके बारे में भी कि लंदन में टाइम ज़्यादा चाहिए, लेकिन सारा कुछ करने के बाद भी मुझे तकरीबन 2 घंटे लंदन एयरपोर्ट पे अपने लिए मिल गए थे। तो बहरहाल लॉस एंजलिस पहुंचा, मसला नहीं हुआ। लंबी लाइन थी इमिग्रेशन की बहुत ज़्यादा। मैं अमेरिकन सिटीज़न हूँ, तो उसके लिए अलग लाइन होती है, जो वीज़ा होल्डर्स होते हैं उनके लिए अलग लाइन होती है, लेकिन अमेरिकन सिटीज़न लगता है बहुत बढ़ गए क्योंकि बेशुमार लंबी लाइन थी। तकरीबन 1 घंटा लग गया उस लाइन से। अब प्रोसेस अपना इमिग्रेशन का तो लंबा नहीं था, लेकिन लाइन से गुजरते हुए जिग-जैग करते हुए जब तक पहुँचा हूँ मैं इमिग्रेशन ऑफिसर के पास तक, जब तक तकरीबन 1 घंटा लग गया था मुझे। 12 तो वो इमिग्रेशन ऑफिसर ने एक अजीब सा सवाल किया मुझे, क्योंकि उसको बहुत हैरत हुई। कहने का कितने अर्से पाकिस्तान में रहे हो? मैंने कहा तकरीबन 14 महीने। तो एकदम से मेरी शक्ल देखने लगा वो। असल में मसला ये है कि जो लोग भी लंबे अरसे के लिए जाते हैं ना पाकिस्तान, तो उनको शुबा ये हो जाता है कि लंबे अरसे क्या मतलब कि इतनी कोई ट्रेनिंग लेने गया था, मतलब दहशतगर्दी वगैरह की, तो वो बड़ा एकदम से घबरा जाते हैं। कोई एकदम से पूछने होती है कहाँ गए तुम पाकिस्तान में, कहाँ रहे, ये सब कुछ। उसके बाद कितने पैसे थे तुम्हारे पास लेके जाते हुए, कितने पैसे थे वापसी में, कितने पैसे। तो ऐसा नहीं कि वो तंग कर रहा था, बस वो सिर्फ जानना कन्फर्म करना चाह रहा था कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, और कहाँ पे रहोगे अमेरिका में, क्या नहीं है। तो मैंने कहा भाई मैं तो यहीं का लोकल हूँ, मेरे क्या है, मेरा अपना घर है, सब कुछ है। तो वो खैर वो मुश्किल से मतलब 5 ही मिनट लगे बस। उसके बाद इमिग्रेशन ऑफिसर के पास 5 मिनट से भी कम हाल में लग रहा था, 5 मिनट, लेकिन हो सकता है 2-3 मिनट में सवाल कर आके उसने आगे भेज दिया, जाओ सामान उठाया अपने बाहर निकला। तो मेरी बेटी लेने आई हुई थी। तो ये तो हो गई है कल की दास्तान, चूँकि सफ़र हो गया। अब मैं इस वक्त आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। मेरी विंड स्क्रीन ज़्यादा साफ़ नहीं है, क्योंकि इतने अरसे से गाड़ी खड़ी रही है। तो मैं सफ़र पे हूँ रोड के ऊपर, और कोशिश करूँगा छोटे छोटे से क्लिप्स बनाता रहूँ सदर्न कैलिफोर्निया से नॉर्दर्न कैलिफोर्निया जाने के। तो आपको सामने सड़क पे ट्रैफिक काफ़ी नज़र आ रहा है। ट्रैफिक यहाँ पे बहुत होता है, क्या किया जाए, लेकिन सब लोग अपनी अपनी
लेस में चल रहे होते हैं, कोई घुस नहीं रहा होता है। अभी मैं आया हूँ पाकिस्तान से, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। 14 महीने गुजारने के बाद आदत सी हो गई थी पाकिस्तान में कि हर कोई हर तरह से घुस रहा होगा, लेकिन बस ये है कि ट्रैफिक ख़राब होती है, चल रही होती है, लेकिन ये कि लोग अपनी अपनी लेन में चला रहे होते हैं, कोई घुस नहीं रहा होता है इधर उधर। और ना इतनी देर से चला रहा हूँ मैं, कोई हॉर्न की आवाज़ ही नहीं आई इस तरह से, एक भी हॉर्न नहीं बजा, क्योंकि हॉर्न बजाना यहाँ पे है ही नहीं इस तरह से। हॉर्न से बजाते हैं जबकि किसी को बुरा भला कहना हो, वरना हॉर्न नहीं बजता यहाँ पे किसी तरह से भी। तो है जा रहा हूँ मैं अच्छे। इस वक्त बारिशें इस साल बहुत हुई हैं सदर्न कैलिफोर्निया, नॉर्दर्न कैलिफोर्निया, तो माउंटेन अभी भी काफ़ी ग्रीन चल रहे हैं और टेम्परेचर भी काफ़ी अच्छा है, सर्दी वाली टेम्परेचर है। बल्कि मुझे इस वक्त कन्वर्ट करना नहीं आ रहा है, 64 डिग्री फ़ारेनहाइट में चल रहा है। तो मेरा ख्याल ये है कि तकरीबन होगा तकरीबन 17-16 वगैरह पाकिस्तानी सिस्टम के लिहाज से। तो अभी तो लंबा सफ़र है, 6.5 घंटे का। यहाँ से नॉर्दर्न कैलिफोर्निया मुझे पहुँचना है, वहाँ पे तकरीबन मैं 4, साढ़े 4, 5 बजे पहुँचूँगा और उसके बाद फिर जिम पे होऊंगा, वहाँ पे मसरूफियात लगे दिखाऊंगा आपको मैं वीडियोस में ऐसे करके। तो बस ये है कि सफ़र यहाँ से शुरू हो गया, सफ़र वहाँ का ख़त्म हो गया, कराची से अमेरिका का, और अब मैं अमेरिका में हूँ। बस आगे खबरें बताता हूँ, लेकिन गाड़ी चलाना थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा था कि सखर कहे जा रहा हूँ। कराची पाकिस्तान की गाड़ियाँ डिफरेंट होती हैं, यहाँ की गाड़ियाँ डिफरेंट होती हैं। यहाँ तो हालांकि ये है 2400 सीसी की है, वहाँ पे जो गाड़ी थी मेरे पास वो अबाउट रफली 1000 सीसी की थी। तो ज़ाहिर एकदम से लगता है कि भागती है ये। तो ये सब अपने चीज़ें हैं, अच्छी भी है, लेकिन ये चीज़ें तो जगह पे रहेंगी। इन्फॉर्मेशन के लिए है सिर्फ ये कि मैं अभी मुझे सिर्फ तकरीबन 1.25 घंटा हुआ है सदर्न कैलिफोर्निया से निकले हुए घर से। तो ये इलाका है सामने आपको नज़र आ रही होगी, काफ़ी लेफ़्ट पे फॉग वगैरह आई हुई, बादल नीचे तरफ आए हुए हैं। लेकिन ये इलाका कैलिफोर्निया में एक तरह से काफ़ी मशहूर इंटरस्टेट हाईवे है I-5 के नाम से, जो कि काफ़ी बिजी रहती है ट्रैफिक लिहाज से। 1, 2, 3, 4 लेन्स हैं यहाँ पे, तो काफ़ी ट्रैफिक का फ्लो है। ये फास्टेस्ट राउट है सदर्न कैलिफोर्निया को नॉर्दर्न कैलिफोर्निया और बकिया पार्ट ऑफ दूसरी स्टेट से मिलाने के लिए। तो बहुत खूबसूरत रास्ता नहीं कराया जाता ये, लेकिन तेज़ रास्ता है। लेकिन ये इस वक्त जब मैं गुजर रहा हूँ, यहाँ पे गवर्नमेंट के नाम से जगह है जो कि इस हाईवे के लिहाज से एक तरह से हाईएस्ट पॉइंट है कैलिफोर्निया का। कैलिफोर्निया में इससे भी ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट है, ज़ाहिर माउंटेन्स हैं जहाँ पे आप जाएँ तो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे जा सकते हैं। लेकिन ये कि एक तरह से मेन हाईवे के ऊपर ये इलाका जो है वो एक तरह से हाईएस्ट पॉइंट कहलाता है। टेम्परेचर यहाँ पे हमेशा ड्रॉप हो जाता है और सर्दियों में कुछ दिनों के लिए यहाँ पे सड़क के ऊपर बर्फबारी भी होती है, तो ट्रैफिक कुछ दिनों के लिए बंद भी हो जाता है, यहाँ पे लोग फंस भी जाते हैं, स्ट्रैंडेड हो जाते हैं। तो तकरीबन 4000 फुट की बुलंदी है ये सतह समंदर से। तो 4000 फुट की बुलंदी से गुजरा हूँ मैं, जो कि इट्स नॉट ए बिग डील। फुट के लिहाज से आप मीटर में खुद कन्वर्ट कर लें जो पाकिस्तान में देख रहे हैं, लेकिन ये कि बस ये दिखाने की बात थी कि काइंड ऑफ ये एक तरह से हाईएस्ट पॉइंट से मैं गुजर रहा हूँ। 414, 450 वगैरह एक तरह से हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ पे। लेकिन उसके बाद जो है फिर वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्लोप आता है और आप नीचे वैली की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पर के फिर सतह समंदर के कई तरह से करीब पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा राइट हैंड के ऊपर कि इस वक्त यहाँ पे तकरीबन बताएगा मुझे कि 4144 फुट की बुलंदी से ये हाईएस्ट पॉइंट अभी से मैं गुजर गया यहाँ से, एक तरह से जो मेजर हाईवे है, और उसके बाद एकदम से फिर नीचे की तरफ जो है वो स्लोप शुरू हो जाता है। बस एक तरह से जस्ट काइंड ऑफ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कि कैलिफोर्निया में मेजर हाईवे के ऊपर ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। बड़ा अच्छा खूबसूरत मंजर है जो कि बहुत रेयरली कैलिफोर्निया में नज़र आता है। ये सामने आपको नज़र आ रहे हैं, ये लाल रंग के से जो नज़र आ रहे हैं, थोड़े फूल वूल निकले हुए, ये पॉपी सीड कहलाते हैं, बहुत मुख्तलिफ टाइम के लिए निकलते हैं। लेकिन ये कि बड़े खूबसूरत ये ग्रीन माउंटेन के ऊपर नज़र आते हैं। ये ऑरेंज से तकरीबन ये जो फूल निकले आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये है वैली जो कि नीचे की तरफ जा रही है तेज़ी के साथ। सामने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था कि हाईएस्ट पॉइंट से गुजरा था, उसके बाद ये जो है रोड जा रही है तेज़ी से नीचे वैली की तरफ। और राइट हैंड पे अगर आपने देखें तो आपको आइडिया होगा कि एक छोटी सी रोड ऊपर की तरफ जा रही है, बिल्कुल राइट हैंड के ऊपर। आपको अभी मैं करीब से गुजरूँगा, उस पर लिखा हुआ आ रहा है, अगर आपको समझ में आए पढ़ सकें कि रन अवे ट्रक रैम्प। तो जो लोग ब्रेक्स हैं, जिनके ट्रक्स के ब्रेक फेल हो जाते हैं, वो फिर इस चढ़ाई के ऊपर चढ़ के एकदम से अपने ट्रक को रोक सकते हैं। बजरी पड़ी होती है राइट हैंड पे जो नज़र आ रहा है आपको, तो इसमें बजरी होती है और इस पर एकदम से आप जाके ट्रक को अपने रोक सकते हैं। तो यही तो राइट हैंड पे गुजरा है और एक लेफ्ट हैंड पे भी आ रहा है अभी, यहाँ पे भी ट्रक रैम्प लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे भी सेम है कि रन अवे जो ट्रक है जिनके ब्रेक वगैरह फेल हो गए हैं,
तो ये लेफ्ट हैंड के ऊपर जाकर ये सामने आपको नज़र आ रहा है लेफ्ट हैंड के ऊपर कि एकदम से बजरी पड़ी है और एकदम से चढ़ाई है ऊपर, आगे फिर वो बजरी के ट्रक भी, मतलब वो डंपस्टर भी हैं बजरी के। तो एक तरह से ट्रक जिनके ब्रेक फेल हो जाते हैं, और क्योंकि बहुत ही ये तेज़ी से नीचे जाने वाली सड़क है, तो एक तरह से उनको मौका मिल जाता है कि अगर ब्रेक अनफॉर्चुनेटली फेल हो गए, जो कि कभी कभी इतफाक से हो भी जाते हैं ट्रक्स के, गाड़ियों के लिए नहीं है, इसे ट्रक्स के लिए है, तो वो जनाब एकदम से इसको यूज़ करके सर्विस को अपने आप को भी बचा सकते हैं और दूसरी ट्रैफिक को जो कि तेज़ जा रही है यहाँ पे उसको भी बचा सकते हैं। क्योंकि ट्रक के जब ब्रेक फेल होते हैं तो बड़े ख़तरनाक ट्रक हो जाता है, एक तरह से स्पीड में हो जाता है, उसको आप रोकना मुश्किल हो जाता है आपको। एक स्टॉप मैंने किया यहाँ पे खाने के लिए कुछ, तो मैं सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ कि पहला शौक जो मुझे लगा बहुत अरसे के बाद, वो यहाँ पे पेट्रोल पंप जो हैं, सामने पेट्रोल पंप जैसे आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे कीमतें जो हैं तकरीबन इस पेट्रोल पंप पे, क्योंकि ये इस तरह से जो ट्रैवलर्स होते हैं उनके लिए बनाया हुआ है पेट्रोल पंप। यहाँ पे तो नहीं कहते, यहाँ पे इसको गैस स्टेशन कहते हैं, ये मोबिल कंपनी का गैस स्टेशन है। और सामने स्टारबक्स कॉफ़ी भी नज़र आ रहा है, पीछे एक हैमबर्गर प्लेस थी इन एंड आउट के नाम से, वो भी पीछे कहीं गुजर गई, जहाँ से मैंने लिया अपना हैमबर्गर। तो सिर्फ दिखाना ये था कि कीमतें यहाँ पे, जैसे कि आप अगर समझ लें कि यहाँ पे पर लीटर नहीं मिलता पेट्रोल, यहाँ पे मिलता है पर गैलन। तो पर गैलन की अगर आपकी कीमत बताऊँ कि क्या पड़ रही है तकरीबन, तो रफली आपको सामने साइन नज़र आएगा अभी लिखा हुआ कि यहाँ पे ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, अबाउट $7 पर गैलन है। यहाँ सामने भी $7 पर गैलन है, इधर भी। तो $7 का मतलब ये हुआ कि तकरीबन 2100 रुपये का मतलब ये हुआ कि अगर उसको मैं लीटर में कन्वर्ट करूँ तो 600 उससे ऊपर कुछ पड़े पर लीटर, 650 रुपये पर लीटर। यहाँ पे अमेरिका में रुपए की अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो 650 रुपये पर लीटर पेट्रोल एक तरह से यहाँ पे बिक रहा है अमेरिका में। कुछ जगहों पे सस्ता है, लेकिन ये जगह जो है यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि 650 रुपये फी लीटर। अभी मैंने सिर्फ हैमबर्गर और उसके साथ वनीला शेक लिया है, तो अगर मैं सिर्फ दिखाऊँ कि क्या है, तो ये आपको नज़र आ रहा है कि हैमबर्गर रखा हुआ है, उसके अंदर रखा हुआ, और इधर जो है ये वनीला शेक का कप है छोटा सा। तो ये कीमत एक तरह से पाकिस्तानी लिहाज से फिर मैं बताऊंगा आपको कि 2100 रुपये में मुझे पड़ा है ये एक हैमबर्गर और एक वनीला शेक। अच्छा, ये थोड़ा ही आगे गया था मैं अपनी अभी पिछली वीडियो से कि मुझे यहाँ पे इस पेट्रोल पंप पे, ये नॉर्मल पेट्रोल पंप नहीं है बहुत मशहूर, लेकिन यहाँ पे जो है मुझे पेट्रोल जो है 445 पर गैलन नज़र आ गया। तो मैंने कहा पकड़ लो भाई, इससे पहले कि ये ना मिले। तो 445 पर गैलन मैंने अभी यहाँ से डलवाया है, तकरीबन मेरा टैंक फुल करवाया है मैंने, तो $67 का मुझे टैंक फुल हुआ है, तकरीबन 14-15 गैलन। तो बॉटम लाइन ये कि 445 का मतलब ये हो गया कि ये तकरीबन 350-400 रुपये के करीब का रफली एस्टिमेट के लिहाज से पर गैलन पर लीटर पड़ता है 350। तो अभी भी आप देख लें कि पाकिस्तान में क्या है हिसाब किताब और यहाँ पे क्या है, फिर वो वाली बात आ जाती है फिर कि पाकिस्तान की इनकम और यहाँ की इनकम, ये तो अपनी जगह पे रहेगा मामला। 120 की स्पीड यहाँ पे मैक्सिमम अलाउ है, लेकिन मैक्सिमम का मतलब ये कि आप इसको आराम से 130 पे ले जाएं तो बगैर किसी प्रॉब्लम के। उसके बाद रिस्क फैक्टर हो सकता है। यहाँ पे जगह जगह वो बने होते हैं रेस्ट एरिया, सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको रेस्ट एरिया। तो रेस्ट एरिया का मतलब ये है कि जो लोग ड्राइव करते हुए थक जाते हैं वो यहाँ पे गाड़ी निकाल सकते हैं। ज़्यादातर ट्रक ड्राइवर होते हैं जो अपने ट्रक यहाँ पे निकाल के थोड़ा सा आराम करते हैं लंबी ड्राइव पे जो होते हैं, लेकिन गाड़ियाँ भी होती है, लेकिन अक्सर ट्रक ड्राइवर यहाँ पे पार्क होते हैं जो कि अपने एक तरह से उन्होंने ब्रेक लेना होता है, बाथरूम का ब्रेक और थोड़ा सा स्ट्रेच करने का ब्रेक। तो ये फैसिलिटी अमेरिका में खासी मौजूद है, दूसरी कंट्रीज में इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे कम से कम है। मैंने थोड़ी सी आपको इतना कर दूँ। बाकी खेत के लिए चले जा रहे हैं बहुत देर से, खेतों का इलाका है सारा ये, और मुख्तलिफ किस्म की फसलें लगी हुई हैं, लेकिन एक ऐसी खूबसूरत फसल काबिल ज़िक्र नहीं इसके मैं आपको दिखाऊँ। चलिए आगे खबर देते हैं फिर। तो ये है जनाब एयरबीएनबी नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में फेयरफील्ड के करीब सिटी है वैकाविल। तो उसमें मैं आज आके ठहरा हूँ एक नाइट के लिए सिर्फ, क्योंकि कल मुझे यहाँ से निकलना है वापस सदर्न कैलिफोर्निया के लिए। लेकिन अच्छा खूबसूरत साफ़ सुथरा रूम है, सब चीज़ें बहुत मौजूद हैं। पीछे वेलकम भी लिखा हुआ है, इधर आपने देख लिया है कि मुझे उन्होंने यहाँ पे भी मेरे नाम से वेलकम किया है, सुहेल के नाम से, विच इज़ ए गुड टच। बेड बहुत ही साफ़ सुथरा,
अच्छी अंदाज में। रूम का साइज़ डिसेंट है, बहुत बड़ा नहीं है लेकिन डिसेंट साइज़ है। मेरे कुछ जूते वूते फैले हुए हैं, कुछ चीज़ें उन्होंने दी हैं, पानी दिया है और कुछ खाने पीने के लिए प्रेसल और कुछ और चीज़ें, ट्रेल मिक्स वगैरह। कान में अगर आपको ईयर प्लग लगाने का मसला है कि आपके साथ हराटे देने वाला कोई है तो उसके लिए किताबें, कुछ पढ़ने के लिए अगर आपको शौक़ है तो आपके लिए मैगज़ीन किताबें रखी हुई हैं। नाइट स्टैंड है उधर भी, दूसरी तरफ भी। यहाँ पे आउटलेट्स दिए हुए हैं सारे उन्होंने जो आपके काम के हैं, कि इलेक्ट्रिक आउटलेट भी है और यूएसबी के भी हैं। ये पानी में अपने साथ लेके आया हूँ अभी। तो ये है यहाँ का एक छोटा सा टूर एयरबीएनबी का, कि गुड डिसेंट। और ज़्यादातर मैं आ रहा हूँ, आपको टीवी भी है, पंखा भी ऊपर लगा हुआ है छत के ऊपर। तो अगर आपको पंखा चलाना है, जो कि शायद मैं ना चलाऊँ क्योंकि सर्दी है, ठीक ठाक मौसम सही है और बेडिंग भी अच्छी दी हुई उन्होंने, तो आई विल बी इंजॉइंग इट। चलिए जी, मैंने आपका थोड़ा सा एयरबीएनबी का टूर दे दूँ, फिर मुलाकात।